फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई के बारे में पढ़ा था। वेक्टर ई, तो वेक्टर ई को हम कैसे डिफाइन करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी को, ये डेफिनेशन उसकी ऐसे थी, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी may be defined as the force experienced by unit positive test charge placed at the point P। मतलब जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पर ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ये P पॉइंट, यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो इस प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो क्या करेगा? पी पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पी पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसको रिपेल करेगा। तो अब अगर हम ये निकालना चाहें कि इस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा डायरेक्शन, ऐसे, ये वेक्टर ई हो गया। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और ये वेक्टर ई का डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा। अगर इस चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस r है तो E इक्वल टू, याद है, KQ/r² होता है। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर ई होता है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर ई की जगह वेक्टर बी आ जाएगा। तो उस वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी को कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरह से डेफिनेशन होगी वेक्टर बी की, ऐसे दिखाया था, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी में बस ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी में प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है क्यू, और मैग्नेटिज्म में उसकी जगह पोल स्ट्रेंथ होता है। पोल स्ट्रेंथ का जो हम सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल m। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट न्यूटन पर टेस्ला होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जैसे मान लो कि नॉर्थ पोल है। अब और एक और बात बता देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी जगह मैग्नेटिज्म में पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ पोल आएगा। ये एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और इस नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m। इस नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। वो हम इलेक्ट्रिसिटी में निकाले थे वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस नॉर्थ पोल की वजह से P पॉइंट पे निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी में ये जो P पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या रखते थे? इलेक्ट्रिसिटी में P पॉइंट पे रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिज्म में इस P पॉइंट पे हम रखेंगे यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल है, जिसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, इसकी वजह से P पॉइंट पे हम वेक्टर B बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगा और वेक्टर बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अगर हमारे पास एक साउथ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो P पॉइंट पे वेक्टर बी की डायरेक्शन अंदर होगी, क्योंकि P पॉइंट पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वेक्टर ई का डायरेक्शन बाहर की तरफ, मैग्नेटिज्म में उसी तरह से नॉर्थ पोल की वजह से वेक्टर बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं माइनस क्यू चार्ज, उसकी वजह से वेक्टर ई का डायरेक्शन अंदर आता है, साउथ पोल की वजह से पी पॉइंट पे वेक्टर बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा। और बी इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे, वहाँ पे था KQ/r², के की जगह हम लिखेंगे μ0/4π, और क्यू की जगह आएगा पोल स्ट्रेंथ, और अपॉन में r², वही KQ/r² जैसा ही है।
के की जगह क्या लिखना है हमें? इलेक्ट्रिसिटी में के लिखते थे, के मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के की जगह लिखना है हमें μ0/4। क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ लिखेंगे और डिस्टेंस वो आर हो गया। जैसे नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल हमने यहाँ पे लिया है, ये जो हमने नॉर्थ पोल यहाँ पे लिया है, ये जो नॉर्थ पोल है, इसकी वजह से पी पॉइंट वेक्टर बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो ये डिस्टेंस आर हो गया। KQ/r², जैसा ही फॉर्मूला है ये, μ0/4 m/r²। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वैसे ही हमें एक बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसमें ये पहला डेरिवेशन है, क्या लिखा है? फर्स्ट डेरिवेशन ये निकालना है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट बना हुआ है नीचे, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो पॉइंट है ये बार मैग्नेट का मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है O। फिर इसकी बार मैग्नेट जो साउथ दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2L होता है। तो इसका मतलब हो गया, ये वाला हम L ले सकते हैं और ये भी L हो गया, मतलब SO = ON = L। जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे इस बार मैग्नेट के मिड पॉइंट यानी कि O से मेजर करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। P पॉइंट पता चल ही रहा है कि P पॉइंट बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट है। तो ये जो P पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया R। तो अब हमें यहाँ P पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? लेट वेक्टर B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब ये नॉर्थ पोल है, इस बार मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है, देखो एक बार मैग्नेट में जो दोनों पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, उनका पोल स्ट्रेंथ सेम होता है। स्मॉल m यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसे ही है मैग्नेटिज्म में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में स्मॉल q चार्ज होता था q, उसकी जगह यहाँ पोल स्ट्रेंथ है। तो इस नॉर्थ पोल की वजह से ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल P पॉइंट पे हम वेक्टर B बनाएंगे। ये हो गया वेक्टर B1। तो वेक्टर B1 क्या होगा? नॉर्थ पोल की से वेक्टर B1 क्या होगा? वो होगा μ0/4 m/में NP²। और डायरेक्शन क्या होगी वेक्टर B1 की? ये होगी i कैप। ये देखो बगल में मैंने ये x और y एक्सिस बनाया हुआ है। तो वेक्टर B1 की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव x डायरेक्शन है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ μ0/4 और NP जो है वो देख लो ऊपर डायग्राम से पता चल ही रहा है, R-L² i कैप वेक्टर B1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम निकालेंगे जो बार मैग्नेट का साउथ पोल है उसकी वजह से P पॉइंट पे निकालेंगे फील्ड। तो साउथ पोल की वजह से जहाँ पे हम फील्ड निकाल रहे हैं इस जगह पे यूनिट नॉर्थ पोल हमने लिया है, यूनिट नॉर्थ पोल। तो P पॉइंट पे यूनिट नॉर्थ पोल है और इस साउथ पोल के बीच में और इस P पॉइंट के बीच में करना है। तो साउथ पोल की वजह से P पॉइंट पे जो वेक्टर B होगा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ये हो गया वेक्टर B2। तो वेक्टर B2 क्या होगा? वेक्टर B2 की डायरेक्शन -i कैप होगी और वेक्टर B2 जो है वो μ0/4 स्मॉल m यहाँ पोल स्ट्रेंथ है साउथ पोल का, अपॉन मेरे ख्याल SP² होगा। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ। देखो लिखा हुआ है लेट वेक्टर B2 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल। तो वेक्टर B क्या होगा? ये μ0/4 m/n
एस पी स्क्वायर और माइनस आई कैप, वेक्टर बी टू की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है। और फाइनली मैं इसको ऐसे लिखूँगा, वेक्टर बी टू इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप माइनस में। तो इस पी पॉइंट पे दो वेक्टर है, बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर। तो टोटल फील्ड कैसे निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर को ऐड करके। सब्ट्रैक्ट वाली कोई बात नहीं है, मतलब वेक्टर में जैसे एक पॉइंट पे दो वेक्टर है, बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बोलना यही है ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा। तो देन नेट मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज बी वेक्टर इक्वल टू बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर। तो बी वन वेक्टर क्या है, बी वन वेक्टर वो इक्वेशन 1 से निकल जाएगा बी वन वेक्टर, और बी टू वेक्टर इक्वेशन 2 लगाएंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 लगा के हमें ये मिला, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करना है, वेक्टर बी, इसको फर्दर सॉल्व करना है। मैं सॉल्व कर देता हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल एम और आई कैप, ये कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन एम, आई कैप बाहर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप, आर प्लस एल होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2r इंटू 2l, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देख लेना। और ये स्मॉल एम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये स्मॉल एम इंटू 2l, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये हो जाएगा ये 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आई कैप, वेक्टर बी इक्वल टू, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और उसकी डायरेक्शन आई कैप है, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। डेफिनेटली यहाँ पर वेक्टर b1 जो है वेक्टर b2 से बड़ा है, तो p पॉइंट पे जो नेट फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा वेक्टर b, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता था कि एक्सियल पॉइंट पे जो नेट फील्ड आता है उसका डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। सो दिस इज द इक्वेशन 3। नाउ इफ r इज मच ग्रेटर देन l, मतलब मैग्नेट छोटा है, r इज मच ग्रेटर देन l, मतलब कुछ ऐसे बात है। तो r मच ग्रेटर देन l, मतलब जो पॉइंट P है बहुत दूर है, पॉइंट P जहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इक्वेशन 3 है उसमें हम जो इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 ऐसे है, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई कैप है ये है ना। तो आर के सामने एल नेगलेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी, नीचे आर की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर आर है, तो कैंसिल होने के बाद नीचे बचेगा आर क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय आर क्यूब हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मैग्नेट अगर शॉर्ट है,
या जहाँ पर हमें फील्ड निकालना है वो पॉइंट बहुत दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या आएगा, μ0/4π 2m/r³। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, देखो मैंने 2 कॉलम बना दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था, E इक्वल टू ये निकला था, E इक्वल टू 2kpr में r² - a² का होल स्क्वायर, यही होता था। तो और मैग्नेटिज्म में क्या निकल रहा है, k की जगह, ये जो k है उसकी जगह μ0/4π है। वहाँ था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, उसकी जगह यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है। बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। नीचे r² - a² का होल स्क्वायर है, वहाँ यहाँ पर मैग्नेटिज्म में r² - l² का होल स्क्वायर है। 2 भी है, दोनों तरफ 2 है, r भी है। और शॉर्ट डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में था 2kp/r³ और यहाँ पे μ0/4π, ये देखो k की जगह μ0/4π है यहाँ पे। वहाँ P होता था, यहाँ पे M है, r³ 2 बिल्कुल मिल गया। वहाँ पर E होता है, यहाँ B होता है। वहाँ वेक्टर E निकालते हैं, यहाँ वेक्टर B निकालते हैं, तो ये बहुत सिमिलर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर फॉर्मूला याद है तो उसी से हम सिमिलरली ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, जैसे 2kpr/r² - a² का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लिया। तो बस मैग्नेटिज्म में क्या करना है, k की जगह μ0/4π लिखना है, p की जगह कैपिटल M लिखना है। तो ये कंपेयर करके देख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का याद कर लो तो मैग्नेटिज्म वाला ऐसे याद रहेगा। दूसरा डेरिवेशन है, अब निकालना है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। इक्वेटोरियल लाइन मतलब जो बार मैग्नेट है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये देखो नीचे बना रखा है मैंने बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पर एक पॉइंट P लिया हुआ है। बार मैग्नेट के मिडिल से, सेंटर से r डिस्टेंस पे है P पॉइंट, और ये L है, ये भी L है। और इस बार मैग्नेट के दोनों पोल का स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ M है और साउथ पोल का स्ट्रेंथ भी M है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन वाला इसको ऐसे भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। कभी कभी इक्वेटोरियल की जगह ब्रॉड साइड ऑन लिखा होता है, जैसे एक्सियल है ना, इससे पहले हमने कौन सा निकाला था, एक्सियल निकाला था। तो एक्सियल को हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एंड ऑन का मतलब एक्सियल, ब्रॉड साइड ऑन का मतलब इक्वेटोरियल। तो कभी कभी इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं लिखा होगा, ब्रॉड साइड ऑन लिखा होगा, इस टाइप से लिखा होगा। तो इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की वजह से P पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1। नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ आती है, B1 वेक्टर। तो ऐसे लिख लेते हैं। तो लेट वेक्टर B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो B1 इक्वल टू कितना होगा, μ0/4π m/np², और B1 इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π m/np। np हो जाएगा r² + l²। यहाँ पर OP इक्वल टू स्मॉल r है, तो ये जो है ये √r² + l² है। इक्वेशन 1 हो गया ये B1 जो निकला। अब ड्यू टू साउथ पोल हम P पॉइंट पे निकालेंगे फील्ड। तो ड्यू टू साउथ पोल P पॉइंट पे फील्ड होगा वेक्टर B2। ये वेक्टर B2 हो गया साउथ पोल की वजह से। तो वेक्टर B2 तो हमने ऐसे लिखा, लेट वेक्टर B2 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल। तो B2 क्या होगा, μ0/4π m/sp², μ0/4π m/sp²।
सॉरी m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब P पॉइंट पे दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर B1 और दूसरा वेक्टर B2, और जो टोटल फील्ड होगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे ये अब देखना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, इसके ना यहाँ पर P पॉइंट पे x और y एक्सिस बना लेंगे, ऐसे ये बना लिया हमने x एक्सिस और ये बना लिया हमने y एक्सिस। ऐसे ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। और फिर हमने अब जैसे फिर B1 वेक्टर को x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, B2 वेक्टर को भी x और y कंपोनेंट में, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में करा था वही कर रहे हैं। तो हमने अभी अपनी तरफ से एंगल लेट कर लिया कि वेक्टर B1 जो है x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है ना, तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा। यहाँ भी एंगल थीटा होगा और यहाँ एंगल थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, क्योंकि जो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल SPN एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो हमने अपनी तरफ पहले लेट करा कि B1 वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिला कि B2 वेक्टर भी x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब हम B1 वेक्टर B2 वेक्टर को x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, जो मैं अगले पेज में दिखा रहा हूँ कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये B1 वेक्टर है, इसको रिजॉल्व करके ऐसे मिला मॉड B1 कॉस थीटा माइनस आई कैप, और ये y कंपोनेंट जो मिला ये मिला मॉड B1 साइन थीटा जे कैप। तो वेक्टर B1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस मॉड B1 कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड B1 साइन थीटा जे कैप। ये इक्वेशन 3 हो गया। इसी तरह से वेक्टर B2 ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है x के साथ में, तो इसको भी हमने रिजॉल्व कर दिया x और y कंपोनेंट में B2 वेक्टर को। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, B2 वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो भी माइनस आई कैप होगा और ये माइनस जे कैप होगा। ये x कंपोनेंट होगा, जो x कंपोनेंट होगा माइनस B2 कॉस थीटा आई कैप, और ये होगा माइनस B2 साइन थीटा जे कैप। देयरफॉर B2 वेक्टर इक्वल टू, तो B2 वेक्टर इक्वल टू गया माइनस B2 मॉड कॉस थीटा आई कैप माइनस B2 मॉड साइन थीटा जे कैप। अब हमें इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करना है। ऐड करने पे क्या होगा, मॉड B1 साइन थीटा जे कैप और माइनस मॉड B2 साइन थीटा जे कैप, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि मॉड B1 और मॉड B2 बराबर है। इक्वेशन 1 और 2 को देखो। इक्वेशन 1 में B1 की वैल्यू देखो और इक्वेशन 2 में B2 की वैल्यू देखो। B2 की वैल्यू, ये दोनों सेम है वैल्यू, मतलब मॉड B1 और मॉड B2, मॉड B1 मतलब B1, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन 3 + 4 करके देखो क्या मिलता है। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया और फाइनली देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P इज गिवन बाय वेक्टर B इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, और ये आएगा -2 मॉड B1 कॉस थीटा आई कैप। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अगर R L से बहुत बड़ा है, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है, तो वेक्टर B इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वेक्टर B इक्वल टू -μ0m अपॉन 4πr³। ये आएगा आंसर आई कैप। ये इक्वेशन नंबर 6। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जो
इक्वेटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यहाँ भी वैसे ही है। जैसे ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, डाइपोल मोमेंट होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है P। यहाँ पर वेक्टर B की डायरेक्शन जो आएगी वो ऐसे आएगी, इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने क्या पढ़ा था? इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था हमने? E = KP अपॉन में R² + A² होल की पावर 3/2। बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर एकदम ये इसका जो फॉर्मूला आ रहा है इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। E की जगह B आ रहा है, K वहाँ K है 1/4πε0, K की जगह यहाँ पे कितना आ रहा है? μ0/4π आ रहा है, और P वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। वहाँ पर R² + A² होल की पावर 3/2 है, यहाँ पे R² + L² होल की पावर 3/2 है। और अगर शॉर्ट डाइपोल है तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या था? E = KP/R3, और यहाँ पे K की जगह μ0/4π, P की जगह M, R³ की जगह R3। तो बिल्कुल सिमिलर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले फार्मूले अगर याद है तो मैग्नेटिक डाइपोल का भी हम उसी हिसाब से मतलब बना सकते हैं फार्मूला, तो अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फार्मूला याद रख ले तो अच्छा ही है, मतलब इसमें कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर नीचे मैंने बनाया हुआ छोटा सा मैग्नेट है, ये स्मॉल मैग्नेट, और P पॉइंट देखने से लग रहा है कि बहुत दूर है। OP, O से लेकर P तक OP = r। और ये जो OP लाइन है, ये जो लाइन OP है, ये जो OP लाइन है, ये बार मैग्नेट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा ये है एंगल बिटवीन, ऐसे बोल सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर M, वेक्टर मतलब साउथ पोल से वेक्टर M एंड वेक्टर R। वेक्टर मतलब हमने O को अगर ओरिजिन मान लिया तो ये OP वेक्टर R ही बन गया, वेक्टर R। इसको वेक्टर R भी बोल सकते हैं OP को। वैसे O से लेकर P तक का डिस्टेंस R है, R, या वेक्टर फॉर्म में वेक्टर R बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा P पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। OP लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा होगा, तो B का जो है ना, ये आंसर आएगा μ0/4π M/R³। सॉरी, स्मॉल m नहीं, कैपिटल M है। कैपिटल M/R³ √1 + 3 cos² थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे ही है। और tan अल्फ़ा = ½ tan थीटा। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है एंगल मेड बाय द फील्ड एट P विद द लाइन OP। तो बस ये फॉर्मूला ही याद रखना है, इसमें डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, स्कूल एग्ज़ाम में ये आता नहीं है, वैसे बस फॉर्मूला याद कर लो। अब अगला डेरिवेशन है टू फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऐसा ही डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में करा है डाइपोल के साथ। ये देखो, ये मैंने 2 कॉलम बना दिया है, लेफ़्ट साइड में मैग्नेटिज्म लिख दिया है, राइट साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दिया है। जैसे ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये +Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है। तो +Q चार्ज पे हम फोर्स कैसे लगाते थे, याद है? ऐसे लगाते थे, QE वेक्टर। -Q चार्ज पे कैसे लगाते थे? -QE वेक्टर। और ये डाइपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क याद है? टॉर्क कितना आता है? टॉर्क टाउ = PE sin थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ वेक्टर = इसको ऐसे लिख सकते हैं P × E। इसी तरह से मैग्नेटिज्म में बिल्कुल है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ पोल हो गया बार मैग्नेट का। ये नॉर्थ पोल का जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये नॉर्थ और ये एम को हमने मान लिया, स्मॉल एम को हम पोल स्ट्रेंथ मानते हैं। स्मॉल क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ होता है यहाँ पे मैग्नेटिज्म में। तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे एम बी वैक्टर, वहाँ क्यू ही वैक्टर था, यहाँ एम बी वैक्टर हो जाएगा। और जो साउथ पोल है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा माइनस एम बी वैक्टर। और यहाँ जो टॉर्क आएगा, यहाँ टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा बिल्कुल उसी तरह से, वहाँ पी ई कॉस साइन थीटा था, यहाँ पी की जगह एम आ जाएगा, ई की जगह बी आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, और टाउ वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। उसमें पी ई साइन थीटा था, यहाँ एम बी साइन थीटा है, और टॉर्क इक्वल टू वहाँ पे था वो पी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, टाउ वेक्टर एम क्रॉस बी यहाँ पे, और वहाँ था पी क्रॉस ई, इस तरह से। तो टॉर्क निकालना है बार मैग्नेट पे, एम बी साइन थीटा का डेरिवेशन में करा देता हूँ। टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स क्या है, एम बी, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऐसे होगा, इनके बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच में, ये डिस्टेंस है दोनों फोर्स में एन टी। और जो एन टी की वैल्यू होगी वो होगी एस एन साइन थीटा। ऐसे करके निकालेंगे एस एन साइन थीटा, एस एन हो गया 2L साइन थीटा। ये m इंटू 2L जो है, m इंटू 2L, ये पोल स्ट्रेंथ, और ये 2L, कैपिटल M B साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू कैपिटल M B साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया। इस वीडियो का लास्ट डेरिवेशन है टू फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है। जैसे ये मैंने लेफ़्ट साइड में ये बना रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ये क्यू ई माइनस क्यू ई, यहाँ पे ये एम बी माइनस एम बी। वर्क डन का फॉर्मूला अगर याद है तो ऐसे था, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, थीटा 1 को 90 ले लेते थे, थीटा 1 को 90 ले लेते थे, और थीटा 2 को थीटा लेते थे। तो पोटेंशियल जी आता था माइनस पी ई कॉस थीटा, या माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये है। इसी तरह से बिल्कुल मतलब सिमिलर फार्मूला आएगा इसमें मैग्नेटिज्म में। वर्क डन डब्ल्यू का फार्मूला आएगा माइनस एम बी, पी की जगह कैपिटल एम, जो पी है उसकी जगह कैपिटल एम आ गया, ई की जगह बी आ गया, और बाकी एंगल वही कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा, या माइनस एम डॉट बी। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, अगले पेज में डेरिवेशन करके दिखाता हूँ मैं। ये बार मैग्नेट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये बार मैग्नेट का जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस टाइम पे, एट दिस इंस्टेंट, इस पे जो टॉर्क लग रहा है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और ये टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज। इस बार मैग्नेट को अगर छोड़ दिया जाए तो इसकी जो रोटेशन होगी क्लॉकवाइज होगी। तो हमें क्या करना है, इस बार मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब रोटेट करने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सटर्नल मतलब बाहर से टॉर्क लगाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और लगभग इस समय, इस टाइम कितना टॉर्क लग रहा है, जब बार मैग्नेट थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एम बी साइन थीटा लग रहा है। तो एटलीस्ट इतना ही टॉर्क हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे।
और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के हम वर्क डन निकालेंगे। और वर्क डन के लिए फॉर्मूले होते हैं, देखो ये साइड मैंने लिखा हुआ है, मैंने 2 कॉलम बना दिया है, एक है ट्रांसलेटरी मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा वर्क डन का फॉर्मूला तब लगाना जब फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट होगा तब लगेगा वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क लेते हैं हम, रोटेशनल में फोर्स की जगह रोटेशनल में टॉर्क आ जाता है, और डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स या टॉर्क अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करके हम वर्क डन निकालेंगे। ये जो हम निकाल रहे हैं ये वाला, अगर फोर्स वेरिएबल है तो एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकलता है। तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट। इस केस में क्या है कि जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थीटा में चेंज आएगा, उससे टॉर्क में चेंज आएगा। तो इसलिए हमें जो वर्क डन निकालना है वो हम इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। तो पहले स्मॉल वर्क निकालेंगे। अभी जैसे ये थीटा एंगल बना रहा है इस टाइम, तो इसको हम बाय वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा हमें रोटेट करना होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक्सटर्नल टॉर्क लगा के हमें थोड़ा सा डी थीटा एंगल रोटेट करना है। डी थीटा एंगल रोटेट करेंगे और डी थीटा एंगल रोटेट करके वर्क डन आएगा टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। टाउ एक्सटर्नल हो गया एम बी साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क डन निकालना है तो हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लिया कि शुरू में ये बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा है और लास्ट में जाके θ2 एंगल बना रहा है। तो टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। θ1 से θ2 की लिमिट आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे ही हमने करा था। फिर ये एम बी को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो किसी बार मैग्नेट को रोटेट करने में ये वर्क होगा। W इक्वल टू माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो θ1 है इसको 90 डिग्री ले लेंगे, θ2 को थीटा ले लेते हैं, ये तरीका है। और फिर W असल में क्या है, ये जो हमने वर्क डन करा है ना, ये एक्सटर्नल टॉर्क के अगेंस्ट हमने करा है। सॉरी, जो टॉर्क एम बी साइन थीटा इसके बार मैग्नेट पे जो अपने आप लग रहा है, तो हम लगा रहे हैं टॉर्क, तो हम लगा के हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं और वो एनर्जी जाके इसमें सिस्टम में जाके स्टोर हो रही है। तो एक तरह से W जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी ही है। लेकिन अभी यहाँ पे डिफरेंस की तरह θ2 माइनस θ1 ऐसे करके है। तो इसमें क्या करते हैं, θ1 को 90 डिग्री ले लिया, θ2 को थीटा ले लिया। फिर W को हम लिखेंगे U, W की जगह लिखेंगे U, और θ1 हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो हो गया। तो हमारा फॉर्मूला बना माइनस एम बी कॉस थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। 11th क्लास में पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तब होता है जब बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे हैं उन सब का समेशन 0 आ जाए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब टॉर्क 0 है। मतलब अगर फोर्स 0 है तो बॉडी चलेगा नहीं, और टॉर्क 0 है बॉडी पे तो बॉडी घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा। तो अभी देखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, बार मैग्नेट किस तरह से इक्विलिब्रियम में है। जैसे हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पता है कि ये जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रहा है बार मैग्नेट पे वो ऐसे लग रहा है फील्ड की डायरेक्शन में एम बी, साउथ पोल पे ऐसे लग रहा है माइनस एम बी। तो दोनों फोर्स का सम 0 आएगा, मतलब फोर्स तो 0 है, फोर्स 0 है। और टॉर्क को देख लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। थीटा होता है एम और बी के बीच में एंगल,
वेक्टर एम की डायरेक्शन ऐसे है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, इस बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट, और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फोर्स और टॉर्क दोनों 0 है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा 0 मतलब अगर हम इस बार मैग्नेट को इस पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा हम इधर उधर टिल्ट करें, तो वापस बार मैग्नेट इसी पोजीशन में आना चाहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी बार मैग्नेट का वो होगा -mb cos 0, -mb होगा। अनस्टेबल कब होता है? नॉर्थ पोल यहाँ पे होता है और साउथ पोल यहाँ पे, मतलब बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो डायरेक्शन है वेक्टर बी के अपोजिट होगा। तो यहाँ फोर्स तो 0 है वैसे ही, जैसे अभी पहले मैंने बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और टॉर्क होगा mb sin 180, तो टॉर्क इक्वल टू 0। तो अनस्टेबल में थीटा 180, थीटा 0 और थीटा 180 डिग्री ऐसे लिखने से नहीं चलेगा। अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब है, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है उसका डायरेक्शन दोनों सेम होगा। फिर बोलो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर m और जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर m है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर b उसका डायरेक्शन अपोजिट, दैट इज़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बार मैग्नेट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा -mb cos 180 डिग्री, मतलब +mb हो जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस n होता है। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये अब जितना मैंने पढ़ा दिया 2 वीडियो में, सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 चल रहा है ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सॉल्व एग्जांपल 1 से 7 इसको ट्राई करो, जो नहीं आता है फिर मेरे से डिस्कस करना। और एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज 3 to 8। लेकिन जब तुम क्वेश्चन करोगे तो एक वर्ड आएगा सोलिनॉइड। सोलिनॉइड और बार मैग्नेट सेम है। सोलिनॉइड इज़ कंपेयर टू ए बार मैग्नेट, ये सेपरेट वीडियो में मैं बनाऊंगा। मैं सोलिनॉइड और बार मैग्नेट एक ही चीज़ है, ठीक है। सोलिनॉइड में भी बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, लेकिन सोलिनॉइड का जो डाइपोल मोमेंट है, जैसे हम करंट लूप के लिए निकालते हैं NIA लिखना है। बार मैग्नेट का तो डाइपोल मोमेंट M×2L होता है ना, लेकिन सोलिनॉइड का NIA करना है। और बाकी बिल्कुल वैसे ही जो हम बार मैग्नेट के लिए निकाल रहे हैं, टॉर्क और सब वैसे ही है। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ।